प्राइस एक्शन में हम कैंडल स्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और उसे कैसे ट्रेड करते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। सप्लाई एंड डिमांड समझने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है। मार्केट हमेशा एक साइकिल में घूमता है। मार्केट में प्राइस कुछ देर या फिर कुछ दिनों तक एक ही रेंज में ऊपर नीचे ट्रेड करती रहती है, जिसे हम मार्केट का एक्यूमेन फेज कहते हैं। बहुत से लोग इसी फेज को कंसोलिडेशन भी कहते हैं। यहां प्राइस ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ एक सपोर्ट एरिया बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जहां बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तो सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं। यहां इस फेज में बायर्स और सेलर्स की ताकत समान होने के कारण प्राइस बैलेंस होती है, लेकिन जैसे ही बायर्स की संख्या बढ़ने से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ने लगता है तो प्राइस इस जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, जिससे मार्केट में एक इम्बैलेंस बनता है, क्योंकि यहां बायर सेलर्स पर हावी हो गए हैं। ऊपर जाने के बाद लोअर लेवल्स पर जिन्होंने बाइंग की थी, उन सभी बायर्स को प्रॉफिट होने के कारण वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे प्राइस स्लो डाउन हो जाती है और एक रेंज में ट्रेड करने लगती है, जिससे चार्ट पर एक बार फिर से वही नीचे की तरह प्राइस एक जोन में ऊपर नीचे ट्रेड करने से यहां हायर लेवल्स पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन चार्ट पर बनता है। प्राइस ऑलरेडी हायर लेवल्स पर होने के कारण सेलर्स मार्केट में हैवी सेलिंग करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। इस वजह से फिर से चार्ट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। चार्ट पर बार बार इसी तरह के फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस आगे बढ़ती है। जब मार्केट में सेलर्स और बायर्स की संख्या में अंतर आता है, या फिर आसान भाषा में कहे तो जब भी सेलर्स बायर से ज्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आती है और बायर ज्यादा हुए तो प्राइस ऊपर जाती है। मार्केट में इसी तरह बैलेंस से इम्बैलेंस का सिलसिला चलता रहता है। मार्केट में इसी सिद्धांत पर सप्लाई एंड डिमांड काम करता है। जब भी मार्केट में किसी शेयर की सप्लाई और डिमांड एक जैसे होती है तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड करती है, लेकिन जैसे ही सप्लाई के मुकाबले डिमांड बढ़ने लगती है तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। उसी तरह जब मार्केट में कि शेयर की डिमांड कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगती है और यह सिलसिला निरंतर चलता रहता है। मार्केट में जो भी चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं, वो सभी मार्केट में मौजूद सप्लाई और डिमांड पर निर्भर होते हैं। सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हमें इसे चार्ट पर कैसे ढूंढना है ये जानते हैं। ये निफ्टी 50 का 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ प्राइस हायर लेवल पर कुछ देर तक एक रेंज में ट्रेड करने के बाद तेजी से नीचे गई है। इसीलिए यहाँ स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक हम एक सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। प्राइस जब नीचे जाती है तो कुछ देर फिर से एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर निकल जाती है। यहाँ इस फर्स्ट रेड कैंडल के हाई और इस लास्ट बिग रेड कैंडल की विक लो से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, जो मार्केट में एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। यहाँ अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके पिछले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले वीडियो में हमने आपको ये बिग बुलिश मूव जहां से शुरू हुआ है, उस ग्रीन बुलिश कैंडल की पहली रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हुए इस कैंडल की बॉडी से एक सपोर्ट एरिया बनाने को कहा था। यहाँ हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था वो सपोर्ट एरिया पूरी तरह हमारे इस डिमांड जोन के अंदर समाया है। इसी तरह ऊपर की तरफ मार्केट में जहां से ये बिग बेरिश डाउन मूव आया है, उस रेड कैंडल की पहली ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानते हुए हमने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था, जो कि यहां हमारे सप्लाई जोन के अंदर समाया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जब हमने नीचे की तरफ ये सपोर्ट बनाया था तो प्राइस यहां इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आई थी, लेकिन प्राइस ने हमारे डिमांड जोन को ब्रेक नहीं किया था और इसी डिमांड जोन से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकल गई थी। उसी तरह हायर लेवल्स पर यहां प्राइस ने हमारे बनाए गए रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड करते हुए ग्रीन बुलिश कैंडल्स को बनाया था, जिन्हें देखकर बहुत से न्यू ट्रेडर्स ने बुलिश साइड लॉन्ग ट्रेड एंट्री बनाई होगी।
लेकिन प्राइस ने यहां अपने सप्लाई जोन को कभी पूरी तरह ब्रेक नहीं किया है। इन दोनों कंडीशंस को देखने के बाद आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया के आसपास बहुत बार फेक एंट्री सिग्नल बनाए जाते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर उनमें फंसते हैं और उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाते हैं। और बाद में न्यू ट्रेडर्स ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ काम के नहीं ये सोचकर इनका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। मार्केट में बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपने बाय और सेल ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए इन सप्लाई और डिमांड जोन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड किया जाता है। इसीलिए वो अपनी ऑर्डर्स को एक ही समय एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बड़े ट्रेडर को इस लेवल पर अपने 10 लाख सेल ऑर्डर्स लगाने हैं, तो उसके लिए उन्हें रिटेल ट्रेडर द्वारा उतने ही बाय ऑर्डर्स चाहिए होंगे। इसलिए इन रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट यहां से ऊपर जाएगा ऐसा दिखाने के लिए इस तरह के फेक मूव चार्ट पर बनाए जाते हैं, जिस कारण रिटेल ट्रेडर फोमो में आकर बाय ऑर्डर्स लगाते हैं, जिससे बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, जिस कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और मार्केट तेजी से नीचे चला जाता है। इसलिए जब कभी भी मार्केट में किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री करने का मन बनाते हैं, तो सबसे पहले मार्केट जब तक इन सप्लाई एंड डिमांड जोन के पूरी तरह बाहर आकर ट्रेड नहीं करता, तब तक आपको ट्रेड एंट्री करने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन चार्ट पर दिखने वाला प्रत्येक सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेड एंट्री करने ने योग्य नहीं होता है। इसलिए आपको सही और मजबूत सप्लाई एंड डिमांड जोन की पहचान करना आना चाहिए।